हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्लास में आज का हमारा टॉपिक है जनन तंत्र। जनन का अर्थ होता है अपने समान संतान उत्पन्न करना। तो सभी जीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। ये एक विशेष प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपनी संतति को बनाए रखते हैं। मनुष्य में द्विलिंगी जनन पाया जाता है, जिसमें द्विलिंगी जनन पाया जाता है। ये लैंगिक जनन होता है मनुष्य में, जिसमें नर में शुक्राणु का निर्माण होता है, जिन्हें नर युग्मक कहते हैं, और मादा में अंडाणु का निर्माण होता है, जिन्हें मादा युग्मक कहते हैं। युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या अगुणित होती है, यानी आधी होती है। मनुष्य में कुल गुणसूत्र 46 होते हैं, या यूँ कहे 23 जोड़ी होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। उनमें से युग्मकों में, ये युग्मक है, युग्मकों में संख्या आधी होगी। शुक्राणु में 23 और अंडाणु में भी 23 होती है। तो युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित या आधी होती है, अगुणित युग्मक में। और युग्मक आपस में मिलकर, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज जिनमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, यानी 46 गुणसूत्र। तो ये जनन प्रक्रिया है। जनन में एक विशेष अवधि होती है जिन्हें यौनारंभ या प्यूबर्टी कहते हैं। यौनारंभ या प्यूबर्टी। इस अवस्था में लैंगिक विकास होता है या लैंगिक परिपक्वता आती है। अगर नर है तो नर में कुछ विशेष लक्षण उत्पन्न होते हैं। नर में जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, इसके अलावा आवाज का भारी होना, इसके अलावा बगल या कांख में बालों का आना, जन्नांग क्षेत्रों में बालों का आना, ये प्रमुख लक्षण है। और लड़कियों में, मादा में स्तनों का विकास, आवाज का बारीक होना, इसके अलावा मासिक धर्म या रजोधर्म का प्रारंभ होना, कांख में या बगल में जन्नांग क्षेत्रों में बालों का विकास, ये प्रमुख लक्षण है जो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं, जिनसे नर जनन परिपक्वता प्रदर्शित होती है। लड़कियों में यौनारंभ 12 से 14 वर्ष की आयु में होता है, और पुरुषों में, नर में 13 से 15 वर्ष की आयु में होता है यौनारंभ। 18 से 19 वर्ष की आयु में लैंगिक परिपक्वता कंप्लीट हो जाती है। नर में विशेष हार्मोन स्रावित होता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो नर में टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और मादा में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन है मादा में जो लैंगिक लक्षणों को कंट्रोल करते हैं, या प्रमुख लिंग हार्मोन है। और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन प्रमुख लिंग हार्मोन है। अब देखिए, इसके बाद ये सामान्य जानकारी हुई जनन तंत्र की। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र क्या है? नर जनन में इन्हें 2 भागों में बांटा है। पहला प्राथमिक लैंगिक अंग, और दूसरा द्वितीयक लैंगिक अंग। तो प्राथमिक लैंगिक अंग जो है वो वृषण है, जिसे टेस्टिस भी कहते हैं। ये वे अंग है जो या तो लैंगिक कोशिकाओं जैसे युग्मकों का निर्माण करते हैं या हार्मोन का स्त्रावण करते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग वे अंग है जो युग्मकों का निर्माण करेंगे या हार्मोन का स्त्रावण करते हैं। नर में ये वृषण है, इनके द्वारा
शुक्राणुओं का निर्माण भी होता है। एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, एक जोड़ी वृषण नर में, जिनके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और ये वृषण कोश में उपस्थित होते हैं, वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। और वृषण कोश जो है ये उदर गुहा के बाहर होते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि वृषण कोश उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे शरीर का तापमान अधिक होता है, लगभग 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2.5 डिग्री सेल्सियस सामान्य ताप से अधिक होता है। इस कारण वृषण कोश बाहर पाए जाते हैं, क्योंकि शुक्राणुओं का निर्माण कम टेम्परेचर पर होता है अपने सामान्य ताप की तुलना में। इस कारण वृषण कोश बॉडी से बाहर होते हैं। वृषण के 2 भाग हैं। पहला भाग जो है वृषण का वो शुक्राणु निर्माण करता है, और दूसरा भाग टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करता है। वृषण का जो पहला भाग है, फर्स्ट भाग जो है वो शुक्राणु का निर्माण करता है। वृषण के 2 भाग हैं, और दूसरा भाग जो है वो टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करता है। वृषण को 2 भागों में बांटा है। पहला भाग शुक्राणु का निर्माण, दूसरा टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करेगा। तो ये आपको प्राथमिक लैंगिक अंगों के बारे में पता पड़ गया होगा। अब द्वितीयक लैंगिक अंग कौन से हैं? द्वितीयक लैंगिक अंग जो जनन में सहायकता करते हैं या जनन में सहायक होते हैं, तो कौन कौन से हैं? पहला वृषण कोश, अभी बताया आपको वृषण कोश। दूसरा शुक्रवाहिनी, तीसरा शुक्राशय, चौथा प्रोस्टेट ग्रंथि, पांचवा मूत्र मार्ग, और छठा शिश्न। तो ये द्वितीयक लैंगिक अंग है जो जनन में सहायक होते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग जो मुख्य जनन अंग है, तो कई बार प्रश्न ये भी आता है कि प्राथमिक लैंगिक अंग का नाम लिखते हुए नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और कई बार ये पूछ लेते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन से हैं, किन्हीं 2 का वर्णन करते हुए जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये क्वेश्चन अभी इस साल पूछा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ वृषण कोश की। वृषण कोश जो है ये वृषण को स्थिर रखते हैं। शुक्राणु के निर्माण के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ का जो ताप है वो अन्य अंगों की तुलना में कम होता है, तो वृषण इसमें स्थित होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी। शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं का निर्माण वृषण के अंदर होगा, तो शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी की सहायता से शुक्राशय तक पहुँचाया जाता है। शुक्रवाहिनी और मूत्रवाहिनी एक संयुक्त नली होती है, जिससे शुक्राणु और मूत्र उसी मार्ग में प्रवाहित होते हैं। मानव में एक जोड़ी शुक्रवाहिनी होती है, शुक्रवाहिनी एक जोड़ी होती है। एक वाहिका एक वृषण से शुक्राणुओं का परिवहन करेगी, यानी प्रत्येक बाईं और दाईं ओर, और शुक्राशय से मिलकर बाईं और दाईं ओर स्खलन वाहिनी बनाती है। शुक्राशय की दोनों साइड स्खलन वाहिनी बनाती है शुक्रवाहिनी, और मूत्रवाहिनी सेम होती है। सेम का मतलब एक ही नली होती है। अब अगला है शुक्राशय। शुक्राशय थैले जैसी संरचना है। शुक्रवाहिनी आगे चलकर शुक्राशय में खुलती है। शुक्राशय जो है ये तरल पदार्थ का निर्माण करता है, जो वीर्य के निर्माण में मदद करता है और शुक्राणु को ऊर्जा और गति प्रदान करता है। शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है। इसके अलावा ये एक स्टोर रूम की तरह कार्य करता है, तो ये शुक्राणु को ऊर्जा और गति देगा। इसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि अखरोट की जैसी ग्रंथि होती है और ये बहिस्त्रावी होती है। बहिस्त्रावी क्या है ये अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा। ये तरल पदार्थ का निर्माण करती है और उत्सर्जन करती है, जिससे शुक्राणुओं को गति मिलती है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है तरल पदार्थ का निर्माण करती है। वृद्धावस्था के समय सामान्यतः प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, इसलिए आपने कभी सुना होगा कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। इसके बाद मूत्रमार्ग, ये पेशीय नलिका, मूत्रमार्ग जो है एक पेशीय नलिका है जो मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलता है और मूत्र जनन नलिका बनती है। मूत्राशय से निकलता है और स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका बनती है। इससे मूत्र, शुक्राणु, प्रोस्टेट ग्रंथि के स्त्राव, ये सभी इसी के द्वारा बाहर निकलते हैं मूत्रमार्ग के माध्यम से। ये शिश्न से होकर मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। शिश्न या पेनिस भी कहते हैं इसको, शिश्न या पेनिस। ये एक बेलनाकार अंग होता है शिश्न, जो एक उत्तेजनशील मैथुनांग है। सामान्य अवस्था में ये छोटा होता है और मूत्र का उत्सर्जन करता है, लेकिन मैथुन के समय ये उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और इसके माध्यम से वीर्य को मादा के जननांगों में पहुंचाया जाता है।
तो ये कंप्लीट नर जनन तंत्र मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका डायग्राम बता देता हूँ। ये डायग्राम आपको कंठस्थ याद करना है। तो ये है नर जनन तंत्र का डायग्राम। ये सभी संरचनाएं इसमें उपस्थित है जो मैंने अभी बताई है आपको। एक बार इसे देख लें और प्रैक्टिस करें इसे बनाने की। अब है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र तो वो ही चीज़ अभी जो मैंने आपको बताई। इनमें भी प्राथमिक और द्वितीयक दो भागों के अंदर जनन अंगों को बांटा है। प्राथमिक लैंगिक अंग। तो इसमें मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग जो है वो अंडाशय होता है। ये भी एक जोड़ी होंगे, एक जोड़ी अंडाशय होता है। अंडाशय जो है ये वृक्क के नीचे या किडनी के नीचे श्रोणी भाग में गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क के नीचे गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। श्रोणी भाग में गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये अंडाणुओं का निर्माण करता है। इसके अलावा इससे दो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्हें आप ज़रूर याद कर लें कि अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन से हैं या मादा हार्मोन कौन से हैं। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन का स्रावण करता है ये। इसमें अंडाशय में कई बहुत सारी विशेष संरचनाएं होती है जिन्हें अंडाशय पुटिकाएं कहते हैं। अंडाशय में अंडाशय पुटिकाएं पाई जाती है। अंडाशय पुटिकाएं जिनमें अंडाणु का निर्माण होता है और अंडाणु परिपक्व होने के बाद अंडवाहिनी से होकर गर्भाशय तक पहुंचता है। ये मैं बता दूंगा आपको अभी। ये द्वितीयक जो लैंगिक अंग है उनमें है। तो द्वितीयक लैंगिक अंग कौन से हैं अब देखिए आप। द्वितीयक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन से हैं? नर की तरह ही इनमें भी, मादा में भी द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं। तो द्वितीयक लैंगिक अंग कौन से हैं? सबसे पहले अंडवाहिनी, दूसरा गर्भाशय और तीसरा योनि। तो अंडवाहिनी जो है ये दो होती है, कुंडलित नलिकाएं होती है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। इसका एक जनरल डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइप की एक सामान्य स्ट्रक्चर होती है। ये एक ऐसी संरचना होती है मादा जनन अंग की। ये गर्भाशय, ये योनि, ये यहाँ अंडाशय और ये अंडवाहिनी होती है जिन्हें फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब। मनुष्य में निषेचन की क्रिया इस जगह होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। तो अंडवाहिनियों में निषेचन होता है। अंडाशय से अंडा निकलकर अंडवाहिनी में आता है। एक माह में एक साइड से अंडाशय का निर्माण, अंडाशय में अंडों का निर्माण होगा और एक तरफ आएगा। तो जब शुक्राणु योनि के माध्यम से जब शुक्राणु प्रवेश करेंगे तो गर्भाशय से होते हुए जिस साइड अंडा आ रहा है उस अंडे से वो संयोजित होकर और शिशु के जन्म में सहायता करते हैं। तो देखिए अंडवाहिनी ये नलिकाकार संरचना है जो गर्भाशय के दोनों ओर होगी और अंडाशय से अंडाणु को यहाँ गर्भाशय में पहुँचाने का कार्य करेगी। ये 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद गर्भाशय, ये वाली संरचना गर्भाशय, ये थैलेनुमा भाग होता है गर्भाशय और ये मूत्र थैली और मलाशय के बीच उपस्थित होता है उदर के निचले भाग में, जहाँ दोनों अंडवाहिनियाँ संयुक्त होकर, ये दोनों अंडवाहिनियाँ संयुक्त होकर और ये खुलती है। इसमें इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर, निचला भाग जो सकड़ा होता है और ये ग्रीवा के द्वारा योनि में खुलता है। निचला भाग सकड़ा जो भाग है ये योनि में खुलता है। और जब शुक्राणु के द्वारा निषेचन के बाद अंड स्थापित होके जो भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो, वो यहीं स्थापित होता है। भ्रूण जो है गर्भाशय की दीवारों पर स्थापित होगा। इसकी दीवारें जनन के बाद जब अगर निषेचन होता है और निषेचन सक्सेस हो जाता है तो उसके बाद भ्रूण का विकास होगा। तो भ्रूण यहीं रोपित होंगे और माता और भ्रूण के बीच एक विशेष संरचना बनती है जिसे प्लेसेंटा या अपरा
या अपनी भाषा में नाल भी कहते हैं हम, प्लेसेंटा। ये प्रश्न कई बार पूछते हैं प्लेसेंटा क्या है, तो माता और भ्रूण के बीच पोषक पदार्थों और उत्सर्जित पदार्थों के आवागमन का एक माध्यम है। एक विशेष संरचना होती है नलिकाकार जो माता और भ्रूण के बीच बनती है। तो माँ के द्वारा भ्रूण को सभी पोषक तत्व, ऑक्सीजन, ये प्लेसेंटा के माध्यम से प्रवाहित होती है, और भ्रूण के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है वो प्लेसेंटा के माध्यम से फिर से माता के बॉडी में होता है और माँ उसको उत्सर्जित करती है। इसके बाद योनि, ये मूत्राशय और मलाशय के बीच 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नाल होती है जो मैथुन के कक्ष के तौर पर कार्य करती है मूत्राशय और मलाशय के बीच। इसमें जब स्त्रियों में रजोधर्म का स्त्राव होता है तो रजोधर्म के स्त्राव के समय ये प्रसव मार्ग के रूप में भी कार्य करेगी। इसके अलावा एक विशेष चीज़ है, योनि में एक जीवाणु पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, आपने नाम सुना होगा लैक्टोबैसिलस, जो दही में भी होता है, दूध से दही जमाने में सहायक होता है। तो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है, यहाँ लैक्टिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है इस जगह, तो इस कारण इसका जो स्त्राव है वो अम्लीय स्त्राव होता है योनि का। तो अम्लीय स्त्राव होगा, यहाँ लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, अब इससे पहले मैं आपको एक ये इसका अच्छा सा डायग्राम बता देता हूँ। इस डायग्राम को आप कंठस्थ कर ले और 100% आप नोट कर ले, इस साल ये प्रश्न आएगा, 4 नंबर में प्रश्न आएगा मादा जनतंत्र, आप इसे आप कंठस्थ कर ले। इसके बाद प्रजनन की अवस्थाएं, प्रजनन की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। सबसे पहले युग्मक जनन, अभी आपको बताया मैंने युग्मक जनन क्या है कि नर है तो शुक्राणु बनेगा, मादा है तो अंडाणु बनेगा। शुक्राणु का निर्माण कहाँ हुआ था, वृषण में, इसका अंडाशय में। ये दोनों अगुणित होते हैं, यानी गुणसूत्रों की संख्या शुक्राणु और अंडाणु में आधी होगी, तो इनके निर्माण की क्रिया ये कहलाती है युग्मक जनन। जब शुक्राणु बनते हैं नर में तो उसे शुक्र जनन कहेंगे, और अंडाणु बनता है तो उसे अंड जनन कहते हैं। दूसरी निषेचन, अभी आपको बताई मैंने, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को या शुक्राणु और अंडाणु के संयोग को निषेचन कहते हैं, जिससे युग्मनज बनता है, युग्मनज। अब युग्मक और युग्मनज में क्या अंतर है, युग्मक अगुणित होता है और युग्मनज द्विगुणित होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। ये प्रक्रिया निषेचन है। नर और मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। नर व मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं, या यूं कह सकते हैं अपन शुक्राणु अंडाणु के संयोजन को निषेचन कहते हैं। इसके बाद होता है विदलन और भ्रूण का रोपण। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई, युग्मक जनन, निषेचन। तीसरी है विदलन व भ्रूण रोपण, विदलन व भ्रूण रोपण। तो इस क्रिया में क्या होता है, युग्मक जनन समसूत्री विभाजन से एक विशेष संरचना बनती है। युग्मक जनन के बाद जो समसूत्री विभाजन होता है उसे एक विशेष संरचना बनती है जिसे कोरक या ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टुला, कोरक या ब्लास्टुला कहते हैं। ये कोरक जो है वो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम अंत स्तर पर, जो गर्भाशय का अंत स्तर है उस पर स्थापित हो जाता है। कोरक जो है गर्भाशय के अंत स्तर पर स्थापित होता है और फिर भ्रूण का निर्माण होता है। ये भ्रूण ही है, अंत स्तर में कोरक गर्भाशय के अंत स्तर पर स्थापित होता है और इस प्रक्रिया को भ्रूण रोपण कहते हैं। यह प्रक्रिया भ्रूण रोपण कहलाती है। विदलन समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित हुआ, कोरक बना, कोरक अंत स्तर पर स्थापित हुआ, इसे भ्रूण रोपण कहते हैं। तो तीसरी चीज़ बता दी मैंने, ये प्रजनन की अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था युग्मक जनन, दूसरी निषेचन, तीसरी भ्रूण विदलन व भ्रूण रोपण, और चौथी है प्रसव। प्रसव का मतलब शिशु का जन्म। तो प्रसव क्या है, ये भ्रूण रोपण के बाद जो भ्रूणी विकास की बहुत सारी अवस्थाओं से गुजर के जब पूर्ण विकसित शिशु का जन्म होता है, इसे ही प्रसव कहते हैं। पूर्ण विकसित शिशु के जन्म को, शिशु जन्म को प्रसव कहते हैं भ्रूण विकास के बाद। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और विभिन्न अवस्थाएं, तो आप इसे कंठस्थ कर लें और मादा जनन तंत्र को विशेष रूप से आप याद कर लें। इस साल इस प्रश्न के आने की संभावना बहुत ही प्रबल है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।